हेलो बच्चों, हम लोग कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो परीक्षा में डेफिनेशन आता है। जल्दी से आपका पढ़ा हुआ है, समझ चुके हैं। अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो ऐसा कोई भी करंट जो समय के साथ क्या होता रहे, बदलता रहे। तो जब कोई वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ चेंज होता है तो उसको फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। जैसे मान लो कि कहीं पर ए कोई वैल्यू है, बी कोई वैल्यू है। अब ए का वैल्यू बी के साथ चेंज हो रहा, ए का वैल्यू बी के साथ चेंज हो रहा। जैसे आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा अलजेब्रा की, 10 क्लास में अलजेब्रा पढ़ा होगा y बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स। अब देखो m कांस्टेंट है, m क्या है? कांस्टेंट। अब x का मान बदलता जाएगा तो m गुना x बराबर y का मान बदलता जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे जैसे x चेंज होता है वैसे वैसे y भी क्या होता है, चेंज होता है। x बढ़ता है तो y बढ़ता है, x घटता है तो y घटता है। ऐसा होता है। तो कहेंगे ना कि y क्या है? x का फलन है। y क्या है? x का फलन है। या y क्या है? x का फंक्शन है। क्योंकि y का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा? x पर डिपेंड कर रहा। तो कहेंगे y क्या है? x का फंक्शन है। y क्या है? x का फलन है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? समय का फंक्शन होता है। जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैसे प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? चेंज होता है। टाइम बढ़ते जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा कभी तो बढ़ते जाता है समय के साथ, और कभी तो प्रत्यावर्ती धारा घटते जाता है समय के साथ। तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ घटते बढ़ते जाता है तो हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा समय का फलन होता है। अल्टरनेट करंट, अगर हम अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो अल्टरनेट करंट क्या होता है? टाइम का फंक्शन होता है। क्योंकि टाइम चेंज होता जाएगा तो अल्टरनेट करंट भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। टाइम के साथ अल्टरनेट करंट चेंज होगा। तो कहेंगे अल्टरनेट करंट क्या है? टाइम का फंक्शन है। ठीक है। तो इसलिए हमने जो है डेफिनेशन बनाया है कि दोज इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो क्या है? टाइम का फंक्शन है। अच्छा, साथ में क्या फंक्शन ही है, फंक्शन है और क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? टाइम के साथ सिनुसॉइडल वेव बनाता है। इस प्रकार के वेव को सिनुसॉइडल वेव कहते हैं। ठीक है। शॉर्टकट में कहूं, मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूं। इस प्रकार का वेव को सिनुसॉइडल वेव कहते हैं। क्योंकि इस प्रकार के वेव का जब इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें साइन आ जाता है। साइन को जहां भी साइन आता है तो कहेंगे सिनुसॉइडल। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऐसा करंट है जो टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और करंट क्या कर रहा? सिनुसॉइडल वेव बना रहा, टाइम के साथ सिनुसॉइडल वेव बना रहा। तब ऐसे करंट को कहेंगे हम लोग अल्टरनेट करंट। तो मैंने कह दिया दोज इलेक्ट्रिक करंट व्हिच इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड मेक सिनुसॉइडल वेव विथ द टाइम। अगर कोई करंट टाइम का फंक्शन है और टाइम के साथ सिनुसॉइडल वेव बना रहा तो उसे अल्टरनेट कहेंगे। ऐसा विद्युत धारा जो समय का फलन होता है, माने विद्युत धारा जो समय के साथ परिवर्तन होता है, तो ऐसा विद्युत धारा जो समय का फलन होता है और समय के साथ जया वक्रीय, जया मने साइन, जया मने साइन, वक्रीय मने टेढ़ा मेढ़ा। तो साइन वाला टेढ़ा मेढ़ा तरंग बनाता है, साइन वाला टेढ़ा मेढ़ा तरंग बनाता है तो कहेंगे जया वक्रीय तरंग बनाता है। देखो साइन वाला तरंग तो बनाया मगर किसका वाला? साइन वाला। तो समय के साथ जया वक्रीय तरंग बनाता है तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है। यह हुआ डेफिनेशन की बात कि कोई करंट क्या कहो, कोई करंट क्या हो? टाइम का फंक्शन हो और क्या हो? सिनुसॉइडल वेव बनावे टाइम के साथ, तो उसे कहेंगे अल्टरनेट करंट। अब देखो ये आपको ऐसे ग्राफ देना पड़ेगा, ऐसे आपको फिगर बनाना पड़ेगा करंट का। और इस करंट में देखो तो इस करंट में बेटा यहां पर क्या है? करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। यहां पर क्या है? करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू, करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना टाइम पर है? तो जान लो कि एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। दिखाते हैं कैपिटल T से। एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं
आवर्तकाल दिखाते हैं कैपिटल टी से। तो एक वेव को बनने में कैपिटल टी टाइम लगा। यहाँ तक कितना टाइम हुआ? यहाँ तक हुआ कैपिटल टी टाइम। एक वेव को बनने में टाइम लगा कैपिटल टी टाइम, इसको कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसका 1/4 पार्ट, इस टाइम का 1/4 पार्ट यहाँ पर होगा। तो 1/4 पार्ट पर अल्टरनेट करंट का पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4। अगर हिंदी में कहें तो टोटल टाइम यहां से यहां तक कैपिटल टी हो गया, एक आवर्तकाल हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? 1/4 आवर्तकाल, 2/4 आवर्तकाल, 3/4 आवर्तकाल। तो 1/4 आवर्तकाल और 3/4 आवर्तकाल पर अल्टरनेट करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अल्टरनेट करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, उसको कहते हैं पीक करंट। क्या कहते हैं? पीक करंट कहते हैं या शिखर धारा कहते हैं। तो ये आपको ग्राफ में दिखाना पड़ेगा और करंट के लिए आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आई बराबर क्या होगा? आई एम साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या होगा? आई एम साइन ओमेगा टी। जहां पर वेयर ओमेगा क्या है जी? ओमेगा कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। हिंदी में कहते हैं उसको कोणीय आवृत्ति। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t होता है। टी क्या हो गया? टाइम पीरियड, आवर्तकाल हो गया। अच्छा, आई एम क्या हुआ? आई एम मतलब हो गया पीक करंट, शिखर धारा। इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डेफिनेशन किसका? अल्टरनेट करंट का। ऐसा करंट जो टाइम का फंक्शन हो, टाइम का फलन हो और वह क्या करता हो? सिनुसॉइडल वेव बनाता है। टाइम के साथ सिनुसॉइडल वेव बनाता है, टाइम के साथ ज्यावक्रीय तरंग बनाता है, उसे कहते हैं अल्टरनेट करंट। अब आपको और भी परिभाषा लिखने को आता है। पीक करंट क्या होता है? शिखर धारा क्या होता है? पीक करंट या शिखर धारा क्या होता है? तो देखो अल्टरनेट करंट में जो करंट हमको T/4 टाइम पीरियड पर मिला, जो करंट हमको 3T/4 टाइम पीरियड पर मिला, उसी करंट को क्या कहेंगे? पीक करंट कहेंगे। पीक करंट केवल ऊपर नहीं है, नीचे भी है। ये नीचे भी है पीक करंट, ऊपर भी है पीक करंट। तो 3T/4 टाइम पीरियड पर और T/4 टाइम पीरियड पर जो करंट का वैल्यू होता है उसको पीक करंट कहते हैं, शिखर धारा कहते हैं। तो पीक करंट, शिखर धारा क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज नोन एज पीक करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट को कहेंगे पीक करंट। अच्छा, वो कब मिलता है हमको? इट इज फाउंड एट, कब मिलता है? इट इज फाउंड एट T/4 एंड 3T/4 टाइम पीरियड। पीक करंट कब कब मिलता है? पीक करंट मिलता है हमको T/4 टाइम पीरियड पर और 3T/4 टाइम पीरियड पर। इट इज फाउंड एट T/4, 3T/4 टाइम पीरियड पर। ये होता है। अच्छा, उसके बाद वही मैंने हिंदी में लिखा हुआ, शिखर धारा क्या है? तो T/4 टाइम पीरियड पर और 3T/4 टाइम पीरियड पर जो अल्टरनेट करंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कहते हैं क्या? शिखर धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के महत्तम मान को शिखर धारा कहते हैं। और कब मिलता है जी? T/4 और 3T/4 आवर्तकाल पर प्राप्त होता है। शिखर धारा कब कब मिलता है? T/4 और 3T/4 टाइम पीरियड पर। तो ये डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, आप ऐसा लिखेंगे। इसके बाद दो और डेफिनेशन आता है, मीन करंट आता है, RMS करंट आता है, ये सब का डेफिनेशन लिखने आता है। तो इसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लेंगे, लिख लेंगे। अगला का आप वेट करिए। हाँ बंधु, तो अगला टॉपिक क्या है? मीन वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, अगला वैल्यू क्या है? मीन वैल्यू ऑफ AC, माध्यमान धारा। मीन वैल्यू, माध्य वैल्यू। मीन भी कहते हैं इसको, एवरेज भी कहते हैं इसको। क्या होता है मीन, क्या होता है एवरेज? आपने छोटी उम्र में निकाला होगा। अगर आपके सामने 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, तो आप क्या करते हो? 2 + 3 + 5 + 7 सबको ऐड करते हो और डिवाइड कितना से करते हो? तो चूंकि यहाँ पर 4 डिजिट है तो 4 से डिवाइड कर देते हो, उसे तो कहते हो माध्य। जैसे आपके सामने 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया। आपके सामने मान लो 5 अंक दिए हुए, 5 डिजिट दिया हुआ,
5 अंक दे दिया और क्या कह रहा है, इसका माध्य निकालो। तो माध्य कैसे निकालोगे, इसका मीन निकालो, मीन या एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे, क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे और डिवाइड कितना से करोगे, 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 से डिवाइड कर दोगे। तो जो वैल्यू निकल के आता है उसे क्या कहते हो, मीन वैल्यू, उसे कहते हो आप मीन वैल्यू कहते हो। उसी को आप बोलते हो क्या, माध्य वैल्यू भी कहते हो। मीन वैल्यू या माध्य मान इस प्रकार से निकाला जाता है। इसी को एवरेज वैल्यू भी कहते हैं या औसत मान भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मीन वैल्यू ऑफ एसी माने मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, माध्यमान धारा क्या होता है। तो देखो जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट है उसका तुमने माध्य निकाला, वही काम यहाँ पर करते किसी वेव में, किसी एसी वेव में वैसे ही करते। हमने आपको समझाया था कि मान लो यहाँ पर देखो एक एसी का सिनुसॉइडल वेव है, एसी का माने अल्टरनेट करंट है, एक अल्टरनेट करंट है माने प्रत्यावर्ती धारा है। मान लिया यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 4 एम्पियर, यहाँ पर 5 एम्पियर, ऐसा हमने मान लिया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 4 एम्पियर, यहाँ क्या होगा 2 एम्पियर, यहाँ क्या हो जाएगा 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा -2 एम्पियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा -5, यहाँ पर हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 एम्पियर। ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। तभी तो ऐसा क्या कहते हैं वेव बना। अब देखो तो एक सिनुसॉइडल वेव में, एसी के अल्टरनेट करंट के सिनुसॉइडल वेव में जितना तरह का इंस्टैंटेनियस करंट है, इसे क्या कहेंगे, ये जो अलग अलग वैल्यू है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इन सब को क्या कहेंगे, इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहेंगे, तात्क्षणिक वैल्यू कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि 2 एम्पियर तो बस एक क्षण के लिए रहता है, 2 एम्पियर बस बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है। जरा सा टाइम बढ़ेगा तो करंट का मान 2 एम्पियर से अधिक हो जाएगा, या जरा सा पहले वाले टाइम पर 2 एम्पियर से कम ही करंट था। तो ये जो करंट होता है वो किसी विशेष टाइम पर होता है, उस टाइम से वो जो स्पेशल टाइम होता है उससे जरा सा आगे बढ़ जाओ तो करंट का वैल्यू चेंज हो गया, और जरा सा पहले करंट का वैल्यू क्या रहता है, कुछ और रहता है। तो जो भी यहाँ पर करंट लिखा हुआ है वो एक स्पेशल टाइम पर लिखा हुआ है, स्पेशल क्षण पर लिखा हुआ है, और वो टाइम का कैलकुलेशन कहाँ होता है, तो इस लाइन पर होता है। 2 एम्पियर का करंट इस टाइम पर है, 4 एम्पियर इस टाइम पर है, 5 एम्पियर इस टाइम पर है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट है। ऐसे में किसी एक टाइम पर जो करंट होगा उसे क्या कहेंगे, इंस्टैंटेनियस करंट कहेंगे। तो एक सिनुसॉइडल वेव में जितने प्रकार का इंस्टैंटेनियस करंट है उन सभी इंस्टैंटेनियस करंट को जोड़ देंगे और उसका नंबर गिन लेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट निकल जाएगा, मीन करंट निकल जाएगा। जैसे अभी आपने 2 4 5 का किया। तो डिफरेंट वैल्यू तुमको जितना तरह का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है सबको ऐड कर दो और नंबर को गिन लो, उतना से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाता है, एवरेज वैल्यू। वही काम करना है, ठीक है। तो ये काम देखो कितना टाइम में हुआ है, ये जो काम हुआ है एवरेज वैल्यू निकालने वाला काम हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है। तो देखो तो यहाँ से वेव बनना शुरू हुआ, यहाँ से वेव बनना शुरू हुआ, ये हुआ हाफ वेव, यहाँ तक कहते हैं हाफ वेव। और फिर देखो यहाँ से टाइम बढ़ता गया, यहाँ पर हो गया फुल वेव। तो एक फुल वेव को बनने में, एक पूर्ण तरंग को बनने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं क्या, टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। तो भैया एक पूर्ण आवर्त काल में मतलब एक टोटल टाइम पीरियड में, है ना, सिनुसॉइडल वेव के टोटल टाइम पीरियड में जितना तरह का इंस्टैंटेनियस करंट है सबका एवरेज निकालेंगे और वही क्या कहलाएगा, मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट कहलाएगा, मीन वैल्यू ऑफ एसी कहलाएगा, मतलब कि अल्टरनेट करंट का मीन वैल्यू कहलाएगा। अगर हम हिंदी में भी कह दें तो
एक ज्यावक्रीय तरंग, सिनुसॉइडल वेव मतलब ज्यावक्रीय तरंग, एक ज्यावक्रीय तरंग को बनने में कितना टाइम लगता है? एक टाइम पीरियड। वेव को यहां से यहां तक बनने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते? टाइम पीरियड कहते, हिंदी में आवर्त काल कहते। तो एक आवर्त काल में कितना तरंग बनता है? एक आवर्त काल में एक ज्यावक्रीय तरंग बनता है। तो एक आवर्त काल में एक ज्यावक्रीय तरंग में जितना तरह का ताक्षणिक धारा होगा, ताक्षणिक, क्योंकि हर एक क्षण के बाद धारा क्या होगा? बदलेगा। तो अलग अलग जितना भी ताक्षणिक धारा होगा उन सभी विद्युत धारा का जो औसत निकलेगा उसे क्या कहेंगे? माध्यमान धारा कहेंगे, आई एवरेज करंट कहेंगे। ठीक है, तो वही मैंने कहा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस करंट इन वन टाइम पीरियड ऑफ सिनुसॉइडल वेव। एक सिनुसॉइडल वेव के वन टाइम पीरियड में सभी इंस्टेंटेनियस करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा उसे क्या कहेंगे? मीन वैल्यू ऑफ एसी कहेंगे। समझा? उसे कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी कहेंगे या अल्टरनेट करंट कहेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो ज्यावक्रीय तरंग के एक आवर्त काल में, ज्यावक्रीय तरंग के एक आवर्त काल में सभी ताक्षणिक धारा का औसत, सभी जितना भी छोटा छोटा धारा मिलता है यहाँ पर, सभी ताक्षणिक धारा का औसत का जो माध्य होगा, जो माध्य होगा, जो औसत होगा उसे क्या कहेंगे? माध्यमान धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन लिखना है। अब उसके बाद देखो, जरा सा गौर करते बेटा, एक पूर्ण आवर्त काल में माध्यमान धारा निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है? देखो तो जब हम ये हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, बात हम आगे करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में लिया है कि एक एसी वेव है, उसमें जो है हमको डिफरेंट इंस्टेंटेनियस करंट मिल रहा है, डिफरेंट इंस्टेंटेनियस करंट मिल रहा। तो इनका औसत क्या होगा? तो देखो तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको हम? 2 + 4 + 5 + 4 + 2 + 0, अगर 0 ले लो तो, वरना 0 को तो छोड़ सकते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। तो 2 + 4 + 5 + 4 + 2 +-2 +-4 +-5 +-4 +-2 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या लगता है, क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? देखो यहाँ +2 से -2 कैंसिल, +4 से -4 कैंसिल, +5 से -5 कैंसिल, +4 से -4 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, मिला के क्या हो जाएगा? 0, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमेशा एक टोटल टाइम पीरियड में एसी के सिनुसॉइडल वेव में सभी इंस्टेंटेनियस करंट का जो मीन वैल्यू होता है उसका हमेशा वैल्यू 0 होता है। जो हमेशा मीन करंट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है। क्योंकि ऊपर का आधा क्या रहेगा? प्लस में। ऊपर का आधा डिजिट क्या रहेगा? प्लस में। और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तो यहाँ पर माइनस में रहेगा। ऊपर के आधे वेव में जो भी इंस्टेंटेनियस करंट रहेगा सब रहेगा प्लस में, और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नीचे क्या रहेगा? माइनस में। तो ऊपर का आधा प्लस में, नीचे का आधा माइनस में, मिला के कट जाएगा, हो जाएगा 0। तो हर बार एक टोटल टाइम पीरियड में, एक सिनुसॉइडल वेव में, एक ज्यावक्रीय तरंग में सभी माध्यमान धारा क्या होता है? सभी मीन करंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लेकिन केवल ऊपर का आधा का निकालें, केवल ऊपर का आधे वेव का हम निकालें, आधे सिनुसॉइडल वेव का हम मीन निकालें तो 0 नहीं होगा। केवल नीचे का सिनुसॉइडल वेव जो है, केवल उसका नीचे का आधा, नीचे का जो आधा सिनुसॉइडल वेव है, केवल उसका हम निकालें क्या? मीन वैल्यू निकालें तो वह भी 0 नहीं होगा, वह भी 0 नहीं होगा। हर बार कितना होता है? 2Im/π होता है, या इसको जब हम वैल्यू भर देते हैं, पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 होगा या 3.14 होगा, 3.14 होगा या 22/7 होगा। तो पाई का वैल्यू जब भर देते हैं तो 0.637 Im आता है। Im क्या होता है? Im होता है एम्पलीट्यूड ऑफ
वेव होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेट करंट होता है, या प्रत्यावर्ती धारा का आयाम होता है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कई बार। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि टोटल वेव में सिनुसॉइडल वेव के टोटल टाइम पीरियड में, सिनुसॉइडल वेव के टोटल टाइम पीरियड में जो मीन करंट निकलेगा वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन हाफ वेव में ऊपर की ओर चाहे हाफ वेव में नीचे की ओर जो मीन वैल्यू निकलता है करंट का वो जीरो नहीं होता है, क्योंकि ऊपर वाला सबका सब क्या रहेगा, पॉजिटिव। ऊपर वाला सबका सब पॉजिटिव रहेगा, तो सबको ऐड करेंगे तो जीरो तो नहीं ना होगा जी, तो उसका तो मीन निकलेगा, उसका माध्य निकलेगा, उसका औसत निकलेगा, उस प्रकार से नीचे का भी निकलेगा। लेकिन टोटल का क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। तो भैया वही कह रहे हैं हम कि ज्यावक्रीय तरंग के पूर्ण आवर्त काल में, ज्यावक्रीय तरंग के पूर्ण आवर्त काल में, पूर्ण आवर्त काल मतलब एक तरंग को बनने में जो समय लगता है उसको कहते हैं आवर्त काल। तो एक पूर्ण आवर्त काल में सभी तात्क्षणिक धारा, सभी छोटे छोटे जो धारा हैं, छोटे छोटे धारा नहीं सॉरी, सभी तात्क्षणिक धारा जो एक क्षण के लिए आया है, सभी तात्क्षणिक धारा का औसत का माध्य क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। और क्या कहेंगे, माध्य धारा कहेंगे। तो ज्यावक्रीय तरंग के एक आवर्त काल में सभी तात्क्षणिक धारा का औसत का मान माध्यमान धारा कहलाता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर ऊपर का जो माध्य निकाल रहे हैं, बस ऊपर का आधे का जो माध्य निकाल रहे, आधे का जो मीन निकाल रहे, उसका वैल्यू कितना होता है 2Im/पाई या 0.637 Im, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 और Im बराबर क्या होता है, Im क्या है, धारा का आयाम है, एम्पलीट्यूड है। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इन वन टाइम पीरियड, एक पूर्ण आवर्त काल में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, एक पूर्ण आवर्त काल में क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट वन टाइम पीरियड जीरो होता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इन हाफ टाइम पीरियड, आधे आवर्त काल में कितना होता है 2Im/I होता है। यहाँ पर देखो हमने फिगर में दिखाया है, एक वेव लिया है, यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, यही है क्या, Im, यही क्या है बेटा, Im है। Im माने जी, Im का मतलब होता है आयाम, एम्पलीट्यूड, इसको कहते आयाम। इसको अंदर में नहीं लिखते, सॉरी यहाँ पर ना, इसको बाहर करते हैं, अंदर में कुछ नहीं लिखना चाहिए। देखो धारा का जो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगा ये किसके बराबर होगा, ये Im के बराबर होगा, यहाँ पर Im के बराबर होगा, यहाँ पर Im के बराबर होगा, ये होगा माइनस में और ये होगा प्लस में। ठीक है, तब उसके बाद कहेंगे यहाँ पर I एवरेज बराबर प्लस 0.637 Im कहेंगे। ठीक है, ज्यावक्रीय तरंग में ऊपर का आधा औसत प्लस में होगा, नीचे का आधा का औसत माइनस में होगा, दोनों के जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमको जीरो मिलेगा। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आज तक नहीं पूछा है, आज तक दोनों में से कोई नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, माध्यमान धारा। अब पढ़ते इसके बाद RMS। अब क्या पढ़ते बंधु, वर्ग माध्य मूल धारा, वर्ग माध्य मूल धारा है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, वर्ग माध्य मूल धारा क्या होता है, सुनो देखो समझो। ये देखो यहाँ पर हम एक रेसिस्टर लगा रहे हैं, ये है एक रेसिस्टर प्रतिरोधक, ये प्रतिरोधक, ये रेसिस्टर टीवी, फ्रिज, AC, बल्ब कुछ भी हो सकता है। इस रेसिस्टर को हमने जोड़ दिया एक बार DC करंट से,
डीसी से गौर करो, पढ़ना हमको एसी है लेकिन जोड़ रहे हैं डीसी। इस प्रतिरोधक को हमने जोड़ दिया डीसी से। अब पहले बगल में घड़ी लगा लो, घड़ी जरूरी है, घड़ी बिना काम नहीं चलेगा, घड़ी बिना काम नहीं चलेगा, घड़ी लगा लो। अब इसको अभी छोड़ो, सॉरी इसको अभी हम नेगलेक्ट करते हैं, इस फिगर को भी हटाओ। इधर देखो, पहले यहाँ पर एक प्रतिरोधक है, यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोधक है। इसको हमने जोड़ दिया एसी सोर्स से, इसको जोड़ दिया हमने एसी स्रोत से जोड़ दिया। अब एसी स्रोत से जब जोड़ देंगे तो एसी करंट का फ्लो होगा, एसी करंट का यहाँ पर फ्लो होगा, मतलब कि अल्टरनेट करंट का फ्लो होगा, प्रत्यावर्ती धारा बहेगा। तो वह प्रत्यावर्ती धारा जो बहेगा उसका एक चक्र पूरा होने में, उसका एक चक्र, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र कितना होता है बेटा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया मैक्सिमम, फिर घटते गया घटते गया घटते गया जीरो, फिर उल्टा में माइनस में बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया मैक्सिमम, फिर घटते गया जीरो। ये होता, यही तो हुआ एक एसी वेव। तो एक एसी वेव को पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं उसको, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो इस प्रतिरोध में क्या करो, इस रेसिस्टर में क्या करो, इस प्रतिरोधक में क्या करो, एक टाइम पीरियड तक एसी करंट का फ्लो कराओ। क्या करवाओ, एक टाइम पीरियड तक, माने एक आवर्त काल तक एसी करंट का फ्लो करवाओ, एसी करंट का फ्लो करवाओ। तो जब एसी करंट इसमें जाएगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे बल्ब, अगर बल्ब रहेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। पढ़ाई तो बल्ब पर ही होता है या क्या कहते हैं हीटर पर होता है, टीवी रेडियो पर पढ़ाई नहीं होता। तो हमने मान लिया कि अपना ये जो रेसिस्टर है, अपना जो प्रतिरोधक है वो क्या है, बल्ब है या कोई हीटर है। तो बल्ब या हीटर में हमने एसी का एक वेव भेजा, एसी का एक तरंग भेजा। तो एसी का एक तरंग जाएगा, एसी विद्युत धारा जब एक तरंग जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। कौन फार्मूला के अनुसार, कौन फार्मूला के अनुसार, आई स्क्वायर आर टी, याद करो H बराबर आई स्क्वायर आर टी फार्मूला के अनुसार, H बराबर आई स्क्वायर आर टी फार्मूला के अनुसार क्या होगा, इस प्रतिरोधक में ऊष्मा उत्पन्न होगा। चलो ठीक है। तो एसी का एक वेव, मतलब एक आवर्त काल के समय तक, एक आवर्त काल के समय तक हमने एसी का एक वेव इस प्रतिरोधक में भेजा तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ। कितना ऊष्मा उत्पन्न हुआ, मान लेते कि H ऊष्मा उत्पन्न हुआ एक आवर्त काल में। जब एसी का एक वेव गया है ना, प्रत्यावर्ती धारा का एक तरंग गया, तब H ऊष्मा उत्पन्न हुआ एक आवर्त काल में। अब देखो, इतना ही ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए, बात कब समझना, यहां तक कहानी क्लियर है, इतना ही माने सेम वैल्यू का, सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होने के लिए, इतना ही ऊष्मा उत्पन्न होने के लिए, सेम अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होने के लिए इसी रेसिस्टर में, इसी रेसिस्टर में, इसी प्रतिरोधक में, इसी प्रतिरोधक में जितना कांस्टेंट डीसी धारा बहेगा, जितना कांस्टेंट डीसी धारा बहाना पड़ेगा, मगर इसी टाइम पीरियड में, टाइम भी वही होना चाहिए, सेम टाइम पीरियड में, ठीक है, सेम रेसिस्टर में सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना डीसी करंट होगा, जितना डीसी करंट होगा, जितना दिष्ट धारा होगा, उसको एसी करंट का आरएमएस करंट कहते हैं। ठीक है, समझा? फिर से सुन लो,
सेम रेसिस्टर में, सेम प्रतिरोधक में, सेम आवर्त काल में, माने समान टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में, समान आवर्त काल में, सेम रेसिस्टर में और सेम टाइम पीरियड में सेम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, बराबर उष्मा उत्पन्न करने के लिए जितना तुम डीसी धारा भेजोगे, जितना आप डायरेक्ट करंट यहां पर भेजोगे, जितना दिष्ट धारा आप यहां पर भेजोगे, उस दिष्ट धारा को, उस एसी करंट का क्या कहेंगे? आरएमएस करंट कहेंगे, वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। ठीक है, समझा? तो इसलिए डेफिनेशन बनता है द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी इक्विवेलेंट टू द अल्टरनेट करंट, इक्विवेलेंट टू द अल्टरनेट करंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी इक्विवेलेंट टू द डायरेक्ट करंट टू द अल्टरनेट करंट। जितना अल्टरनेट करंट हीट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही डीसी करंट को भी हीट प्रोड्यूस करना है। कहाँ जी? इन सेम रेसिस्टेंस, सेम रेसिस्टेंस में, इन सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम पीरियड में इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? दिष्ट धारा का वह मान, यही कहलाता है आरएमएस। यही क्या कहलाता है? आरएमएस माने रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाता है, माने वर्ग माध्य मूल धारा, इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल धारा, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो दिष्ट धारा का वह मान, दिष्ट धारा का वह मान जो समान समयांतराल में, टाइम पीरियड दोनों का सेम, समान समयांतराल में, एक ही प्रतिरोध में, यहां पर एक ही लगा दो, एक ही प्रतिरोध में, एक ही प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा के समतुल्य, प्रत्यावर्ती धारा के समतुल्य उष्मा उत्पन्न करता है, तब उसे माने किसे? ये जो डीसी करंट है उसे, तब उसे वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं। मतलब कुछ कहानी इस तरह से है यार, एक तरफ 10 पतले पतले व्यक्ति हैं, 10 पतले पतले व्यक्ति मिल करके जितना काम करेगा उतना काम अगर एक मजबूत आदमी बराबर समयांतराल में करता है तो वह अकेला आदमी क्या कहलाएगा? वर्ग माध्य मूल कहलाएगा यार। उन सभी पतले आदमियों के वर्ग माध्य मूल कहलाएगा। कुछ ऐसा कहानी है। और क्या? ये बदलने वाला, बार बार बदलने वाला धारा, समय के साथ बदलने वाला धारा, समान समयांतराल में, समान प्रतिरोध में जितना उष्मा उत्पन्न किया उतना ही उष्मा उत्पन्न करने के लिए और उतने समयांतराल में जितना डीसी धारा लेगा और क्या कहेगा? और कहेगा वर्ग माध्य मूल धारा कहेगा, रूट मीन स्क्वायर करंट कहेगा। ये बात हुआ। इसमें और भी पॉइंट है जो हम इसको रोक करके लिखते हैं, फिगर तो हम मिटा देंगे, फिगर जरूरी नहीं है यहां पर। इसमें देखो कुछ बातें हैं जो तुमको जानना चाहिए। हम पिछला वीडियो से या पिछला क्लास से जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज होता है, ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। तो जब करंट या वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो तुमने कभी सोचा कि हमारे घरों में, तुमने पढ़ा होगा 10वां क्लास में कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो 220 वोल्ट का आता है। आपने सब पढ़ा होगा कि घरों में जो करंट आता है, जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट का आता है। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? जब वोल्टेज और करंट टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो हम उसको एक्चुअल 220 कैसे कह देंगे? क्योंकि कभी तो 0 होगा, कभी 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 100 होगा, फिर 0 होगा, फिर माइनस में होगा, फिर 0 होगा। तो उसको हम एक्चुअल 220 कैसे कह देंगे? वो एक्चुअल में होता है क्या? आरएमएस करंट होता है, आरएमएस वोल्टेज ही होता है। चूंकि वोल्टेज और करंट तो टाइम के साथ हर समय चेंज हो रहा, तो उसमें से जो इफेक्टिव करंट होगा, इफेक्टिव करंट किसको माना जाएगा? इसी को रूट मीन स्क्वायर करंट को इफेक्टिव करंट माना जाता है।
इसको, हाँ एक और देखो मेरे को नाम आता है, इसी को आभासी करंट भी कहते हैं, आभासी धारा भी कहते हैं, मतलब वर्चुअल करंट भी कहते हैं इसको। ध्यान रखना, रूट मीन स्क्वायर करंट को ही वर्चुअल करंट कहते हैं, क्योंकि सच में तो ये होता नहीं है, सच में होता नहीं है। सच में क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कोई एक करंट तो बस किसी एक क्षण के लिए आता है, फिर वो बदल जाता है, बढ़ता रहता है या घटता रहता है। तो ऐसे में जो है कोई एक वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो एक वैल्यू वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि बिजली का जो मीटर होता है उस पर लिखा होता है 220 वोल्ट। तो ये किसके लिए हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इस प्रकार से निकलता है रूट मीन स्क्वायर करंट, जो अगर मौका मिला तो हम डिटेल में लिखाएंगे, लेकिन हमने कह दिया कि शॉर्टकट में पढ़ाना है। तो देख रहे हो कि हम कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ नहीं लिख रहे। ठीक है, शॉर्टकट में पढ़ाते जा रहे हैं हम। तो रूट मीन स्क्वायर करंट जो है उसका वैल्यू क्या होता है, Im/√2। हाँ, तो एक बात समझाना बेटा कि कहीं भी अल्टरनेट करंट में, कहीं भी अल्टरनेट करंट में या प्रत्यावर्ती धारा में कह दिया गया कि इस तार में 4 एम्पियर का अल्टरनेट करंट है, इस तार में 4 एम्पियर का प्रत्यावर्ती धारा है, तो क्या समझना, ये 4 एम्पियर क्या है, आरएमएस करंट है, आरएमएस करंट है। क्योंकि कोई भी आदमी कह ही नहीं सकता कि इस करंट में कितना करंट बह रहा, कह ही नहीं सकता, क्योंकि करंट तो कभी स्थिर है ही नहीं, करंट घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे में कोई एक करंट कहने के लिए, कोई एक वोल्टेज कहने के लिए कौन सा वैल्यू निकाला जाता है, आरएमएस वैल्यू निकाला जाता है। उसको कहते हैं आभासी वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, और उसी को बोलते हैं क्या, आभासी करंट या वर्चुअल करंट कहते हैं। तो वर्चुअल करंट या वर्चुअल वोल्टेज, आभासी करंट या आभासी वोल्टेज क्या होता है जी, वही वर्ग माध्य धारा होता है, रूट मीन स्क्वायर करंट होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज निकालने का क्या फार्मूला है, तो देखो अगर कोई एसी वेव है, अगर कोई एसी का साइनोसॉइडल वेव है, ज्यावक्रीय तरंग है, तो उसका शिखर मान पता होना चाहिए आपको। तो शिखर मान में, जब शिखर मान में मतलब कि पीक वैल्यू में, शिखर मान में या पीक वैल्यू में √2 से भाग दिया जाता है, √2 से भाग दिया जाता है, तो कौन सा वैल्यू आता है, IRMS आ जाता है। क्या आता है, IRMS, माने रूट मीन स्क्वायर करंट निकलता है। अगर वोल्टेज निकालना होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर VM लिखेंगे, वोल्टेज का यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड लिखेंगे, वोल्टेज का यहाँ पर पीक वैल्यू लिखेंगे, शिखर मान लिखेंगे। तो वोल्टेज निकालना रहेगा तो वोल्टेज लिखेंगे, और करंट निकालना रहेगा तो करंट लिखेंगे। तो करंट का चूंकि हमको डेफिनेशन पढ़ रहा है तो लिख रहे हैं यहाँ पर करंट का IRMS बराबर करंट का पीक वैल्यू माने करंट का एम्पलीट्यूड अब बटा क्या √2। जब इसको सोल्व करिएगा, डिवाइड करिएगा, तो आंसर क्या आता है 0.707 Im। Im क्या हुआ, ये करंट का शिखर मान हुआ, करंट का शिखर मान हुआ। तो व्यापारिक उपयोग जो होता है कि आपके घर में मैंने 220 का वोल्टेज भेजा है जी, आपके घर में हमने 4 एम्पियर करंट भेजा है जी, एसी वाला, इसका मतलब वो क्या कह रहा, वो आरएमएस करंट कह रहा, वो आरएमएस वोल्टेज कह रहा। तो व्यापारिक उपयोग जो होता है, कॉमर्शियल जो यूज होता है, कॉमर्शियल जो यूज होता है, वहां पर किसका उपयोग होता है, कौन से करंट का उपयोग होता है, कौन से वोल्टेज का उपयोग होता है, तो आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज का उपयोग होता है। भाई मैंने लिखा है इट इज यूज्ड एज कॉमर्शियली। कॉमर्शियली अगर हमने कुछ गलती लिखा हो तो सुधार लेना। क्या है कि अपन लंदन से पढ़ के आए थे अंग्रेजी, तो थोड़ा बहुत अंग्रेजी मेरा कमी रह गया है, तो उसको आप सुधार लेना। तो इट इज यूज्ड एज कॉमर्शियली, इसका व्यापारिक उपयोग होता है, इसी का होता है व्यापारिक उपयोग। कहीं भी एसी में ट्रांसफार्मर में लिख देता है करंट वोल्टेज, तो वो क्या है, आरएमएस करंट है, आरएमएस वोल्टेज है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोर्ड में आता है बेटा, एक होता है तप्त तार एमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। मेरे को जहां तक याद है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है एनसीईआरटी के सिलेबस से हट गया है। ठीक है, तो हट गया है अलग बात है, लेकिन बिहार बोर्ड पूछता रहता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तप्त तार एमीटर
कौन से करंट को मापेगा? तो इसी रूट मीन स्क्वायर करंट को मापेगा। होता क्या है ना बेटा, एक डिवाइस होता है जी, एक डिवाइस होता है, उसमें क्या लगा रहता है, यहाँ पर कांटा लगा रहता है, और डिवाइस जो है ना यहाँ पर जो है एक रेसिस्टर से जुड़ा रहेगा, और यहाँ पर जो है करंट एसी करंट जाएगा। तो एसी करंट जाएगा तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, लूज होता है, गर्म होता है, और जैसे जैसे गर्म होकर के लूज होता है वैसे वैसे यहाँ पर करंट को मापा जाता है। तो ये कौन सा करंट को मापता है? जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो तप्त तार एमीटर होता है, वो इसी रूट मीन स्क्वायर करंट को मापता है। ठीक है, तो ये था कहानी किसका, रूट मीन स्क्वायर करंट का। आपको 1 नंबर 2 नंबर तक हम पूरा कर रहे हैं एकदम बिल्कुल परफेक्टली। टाइम मिलता है तो आगे भी करेंगे पहलवान। ध्यान रखना बेटा, IRMS बराबर IM बटा रूट 2, IRMS बराबर IM बटा रूट 2 या 0.707 IM। और हॉट वायर एमीटर किसको मापता है जी, IRMS करंट को मापता है। वोल्टेज निकालना हो तो यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी यहाँ पर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है।